हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्ग्यूमेंट्स के प्रीमाइसेस कंक्लूजन्स के बारे में डिफाइन किया था, साथ में ये भी देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट कितने तरह का होता है और आर्ग्यूमेंट में किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की समझने के लिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आर्ग्यूमेंट को पूरी प्योरली डिफाइन करूंगा और इसके आगे के जो लेक्चर हैं इसी लेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर इस लेक्चर को आपने मिस कर दिया तो इस लेक्चर के आगे की जो चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरह देखिएगा और इसमें जितनी भी अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा, तो उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हम आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, जो कि हमने लास्ट के 2 लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में आप जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट को जनरली हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। हमारा आर्ग्यूमेंट या तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है या फिर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। अब इसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कह रहा है द प्रीमाइसेस प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन। यानी अगर मेरे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो वो गारंटी बताते हैं कि हमारा कंक्लूजन अपना जो होगा कंक्लूजन की गारंटी लेके चलते हैं। मतलब अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि द प्रीमाइसेस प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन। अगर मेरे प्रीमाइसेस जो हैं वो एक तरह से, देखो प्रीमाइसेस ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, बट मैं जो अपने प्रीमाइसेस की बात कर रहा हूं या तो 100% ट्रू होंगे या फिर 100% फॉल्स होंगे। बट वो जो भी प्रीमाइसेस होंगे वो हमारे कंक्लूजन तक पहुंचने की एकदम 100% गारंटी लेते हैं। ये डेफिनेशन है डिडक्टिव आर्गुमेंट की। एक बार फिर से देखते हैं, द प्रीमाइसेस प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन। यानी अगर मेरे प्रीमाइसेस 100% ट्रू हैं या फिर 100% फॉल्स हैं तो वो गारंटी लेते हैं कि हम कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। यानी इसके अंदर किसी भी तरह से कोई प्रोबेबिलिटी का केस नहीं होता। यानी कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल हो भी सकता है, आशंका लेके चलते, इसमें किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं होती है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। बट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इसके बहुत विपरीत है। कैसा है? द प्रीमाइसेस प्रोवाइड रीजन सपोर्टिंग द प्रोबेबल ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन। यानी अगर मेरे प्रीमाइसेस जो हैं, प्रीमाइसेस के आधार पर मैं जो कंक्लूजन्स के पास पहुंचूंगा, मेरे प्रीमाइसेस एक तरह से प्रोबेबल होंगे। यानी जरूरी नहीं है कि वो 100% करेक्ट हो, उसके अंदर कुछ फैक्टर ट्रुथ का होगा, कुछ फैक्टर फॉल्स का भी हो सकता है, और वहां तक पहुंच के हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का केस आता है और इसमें कोई प्रोबेबिलिटी का केस नहीं होता। या तो हमारे प्रीमाइसेस 100% ट्रू होंगे या फिर 100% फॉल्स होंगे। बट इस केस में हमारे हर प्रीमाइसेस में कुछ ट्रूथनेस भी होगी और कुछ फॉल्सनेस भी होगी। अब हमारे रियल लाइफ में एक्चुअली में हम अधिकतर डिडक्टिव आर्गुमेंट को ही पढ़ते रहते हैं, बट हमारे रियल लाइफ में जो हम फैक्ट की बात कहते हैं वो इंडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं। जैसे मैं कहूंगा आपको आज बारिश हो सकती है। अब देखिए, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये जो मेरा आर्गुमेंट है मैंने कुछ ना किसी आधार पर रखा होगा। हो सकता है बादल आ रहे हो सकता है कुछ इस तरह की ठंडी हवा चल रही हो। तो उस तरह के जो आर्गुमेंट होते हैं, हम जब किसी फैक्ट पे पहुंचते हैं तो उसमें कुछ चीजें, कुछ फैक्टर आशंका का होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है, वो इंडक्टिव आर्गुमेंट कहलाता है। बट अगर हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं या फिर 100% फॉल्स हैं, बट तब भी हम अपने कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, यानी अब देखिए, सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में एक तरह से अस्त होता है। ये इसके प्रीमाइसेस में एकदम ट्रूथ है। यानी कोई भी इसमें कोई आशंका नहीं है कि सूरज पूर्व से ही उगता है या सूरज पश्चिम में अस्त होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये 100% ट्रू प्रीमाइसेस है। तो ये एक तरह का डिडक्टिव आर्गुमेंट तक हम यहां पे पहुंच सकते हैं। तो हमारा प्रीमाइसेस, अगर हमारे प्रीपोजिशन अगर 100% ट्रू होंगे या फिर 100% फॉल्स होंगे, यानी हमारे प्रीमाइसेस में किसी भी तरह का कोई प्रोबेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, तो हम उसको डिडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं।
बट अगर हमारे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी अगर प्रोबेबिलिटी का कोई फैक्टर है देन इट इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑल मैन आर मॉर्टल, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मॉर्टल। यानी सभी आदमी मॉर्टल हैं। मॉर्टल मतलब एक तरह से जिनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कभी ना कभी उनकी मृत्यु जरूर होगी। मॉर्टल का मतलब ये होता है। तो रोहन एक आदमी है, तो रोहन भी मॉर्टल है, यानी रोहन की भी कभी ना कभी एक बार मृत्यु होगी। ये कंक्लूजन है, दो प्रोमाइसिस है। ये प्रोमाइसिस जो है 100% ट्रू है, 100%। तो इसलिए ये जो आर्गुमेंट है, यानी ये जो हमारे कंक्लूजन हम जो पहुंचे हैं वो पहुंच गए। तो अब ये जो आर्गुमेंट है हमारा वो डिडक्टिव आर्गुमेंट है। बट अगर हम अपने इंडक्टिव आर्गुमेंट के पास जाएं और पूछें सचिन इज एन इंडियन, सचिन इज एन इंडियन, यहां पे जस्ट अ मिनट, सचिन इज एन इंडियन, मोस्ट इंडियन ईट राइस, मोस्ट इंडियन ईट राइस, सो सचिन ईट्स राइस। अब इस प्रोमाइसिस के पास आते हैं। सचिन एक भारतीय है, अधिकतर भारतीय चावल खाते हैं, तो सचिन भी चावल खाता है। अब इस फैक्ट के बारे में आए, इस प्रोमाइसिस के बारे में आए, सचिन इज एन इंडियन, डेफिनेटली सचिन जो है वो भारतीय है, एक प्रोमाइसिस ट्रू है। बट दूसरा प्रोमाइसिस पर अगर आए तो अधिकतर भारतीय चावल खाते हैं। अब इस वाले स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये ठीक है, अधिकतर खाते हैं, बट हो सकता है कुछ भारतीय चावल ना खाते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर एक प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान के चलिए अगर भारत के 90% भारतीय चावल खाते हैं, बट अभी भी इसके अंदर इस प्रोमाइसिस में 10% ऐसे फैक्टर है, 10% ऐसा फॉल्सनेस है कि जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता है। यानी हमारे प्रोमाइसिस में हम जो बात कर रहे हैं एक तरह से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक तरह से एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। जो जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी उसमें वो पता होगा कि प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसा फैक्टर होता है कि उसमें वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो एक फैक्टर होता है। तो उसी तरह से हमने बोला सचिन चावल खाता है, ये कंक्लूजन जो है हमारा ट्रू है, मान के चलते ट्रू है। बट इस कंक्लूजन में पहुंचने की हमारी प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारे ये जो आर्गुमेंट, ये जो हमारी स्टेटमेंट है, अगर ये 100% ट्रू है देन वी आर रीचिंग अवर कंक्लूजन 100%। बट हमारे प्रोमाइसिस में एक फैक्टर मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का होता है, वो केवल और केवल इंडक्टिव आर्गुमेंट का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है और हर साल एक क्वेश्चन आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट के फैक्ट्स के बारे में या फिर उसके रीजंस के बारे में जरूर आता है, और इस बार भी जरूर आएगा। क्योंकि हर बार मैंने जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं सभी में डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट का एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन पक्का दिया गया है। ओके, नाउ जब हम डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वैलिड आर्गुमेंट की, इनवैलिड आर्गुमेंट की, साउंड आर्गुमेंट की और अनसाउंड आर्गुमेंट की। बट अगर हम केवल और केवल इंडक्टिव आर्गुमेंट की बात करेंगे तो बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की, वीक आर्गुमेंट की, कोजेंट आर्गुमेंट की और अनकोजेंट आर्गुमेंट की। मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश करी आर्गुमेंट को, क्या क्या अर्थ होता है। अब आर्गुमेंट का एक अपना खुद का ट्री स्ट्रक्चर होता है, तो ये है, और अगर इसको हम देखें ढंग से तो हमारी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप इसको बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, तो मैं अभी थोड़ी हट जाऊंगा तो आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अगर ये आपको समझ में नहीं आया देन आर्गुमेंट का कोई फैक्टर आपको समझ में नहीं आएगा ना। अब डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं हियर ना। डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम दो तरीके से बता सकते हैं, वेदर हमारा आर्गुमेंट जो होगा वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। मैंने बात करी अभी
वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट की। वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट केवल और केवल डिडक्टिव आर्गुमेंट में होता है। वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट इंडक्टिव आर्गुमेंट में नहीं होता। पहली बात तो समझिए। अब अगर मेरा आर्गुमेंट वैलिड है तो मेरे प्रीमाइसेस ट्रू भी हो सकते हैं, मेरे प्रीमाइसेस फॉल्स भी हो सकते हैं। अगर मेरे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो मैं अपने आर्गुमेंट को साउंड आर्गुमेंट कहूंगा, बट अगर मेरे प्रीमाइसेस फॉल्स हैं तो मैं उसे अनसाउंड आर्गुमेंट करूंगा। और सारे के सारे इनवैलिड आर्गुमेंट अनसाउंड आर्गुमेंट होते हैं। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी कभार आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन साउंड आर्गुमेंट। साउंड आर्गुमेंट के लिए पहला तो हमारा स्टेटमेंट, पहला तो हमारा आर्गुमेंट वैलिड होना चाहिए और सारे के सारे प्रीमाइसेस ट्रू होने चाहिए। बट अनसाउंड आर्गुमेंट के लिए all the invalid argument are also unsound argument and all the valid argument, and if their premises are false then that particular argument is also known as the unsound argument. This is the definition of unsound argument. कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी पूरी की कंप्लीट डेफिनेशन, हर एक की डेफिनेशन पूरी बता दूंगा, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आपको एग्जांपल के द्वारा पूरा एलैबोरेट करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिड आर्गुमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवैलिड आर्गुमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड आर्गुमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसाउंड आर्गुमेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडक्टिव आर्गुमेंट। मैंने आपको बोला इंडक्टिव आर्गुमेंट में चार बातें हैं। हम जो बात करेंगे आर्गुमेंट की, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की बात करेंगे या फिर वीक आर्गुमेंट की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट की क्यों बात करेंगे? क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आता है। मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आता है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट की बात करेंगे और कोजेंट आर्गुमेंट और अनकोजेंट आर्गुमेंट की बात करेंगे। चलिए हम अपने की स्ट्रक्चर पे आते हैं। नाउ इंडक्टिव आर्गुमेंट की बात करें तो दो तरह का आर्गुमेंट होगा, वेदर आवर आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी हमारा आर्गुमेंट या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। अब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में दो तरह की बातें हैं, या तो हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हो सकते हैं या हमारे प्रीमाइसेस फॉल्स हो सकते हैं। ओके, नाउ अगर हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो आवर आर्गुमेंट इज कोजेंट आर्गुमेंट, बट अगर हमारे आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट हैं और हमारे प्रीमाइसेस फॉल्स हैं तो इस केस में, दोनों केस के अंदर अनकोजेंट आर्गुमेंट होता है। ओके, यानी एक तरह से आप वैलिड और इनवैलिड को स्ट्रॉन्ग और वीक एनालॉजी की तरह समझ सकते हैं, यानी वैलिड आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट। 100%। नाउ if the premises is true then sound argument, if the premises is true cogent argument। अगर premises true होंगे then sound argument होगा, अगर premises true होंगे तो cogent argument होगा। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, मैं मान सकता हूं, बट इसको आप समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए। कैसे कैसे होगा अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए उनको। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट के 2-3 जो लेक्चर हमारे हैं वो कंप्लीटली इस पर डिवोटेड होंगे, इस स्ट्रक्चर पे, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने में। फिलहाल के लिए आप इस डायग्राम को, दोनों डायग्राम को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। ओके, अब मैं हट जाता हूं, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। तो आज का लेक्चर हमारा था जनरली आर्गुमेंट के डेफिनेशंस के बारे में, कि आर्गुमेंट में हम कितने तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देन डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट के मैंने आपको डेफिनेशंस बताई। देन उसके बाद हमने एग्जांपल लिए, हमने बताया, आपको बताया कि वैलिड आर्गुमेंट क्या है, इनवैलिड आर्गुमेंट क्या है, साउंड आर्गुमेंट क्या है, अनसाउंड आर्गुमेंट क्या है। देन सिमिलरली इंडक्टिव आर्गुमेंट में हमने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट, कोजेंट आर्गुमेंट और अनकोजेंट आर्गुमेंट को देखा और हमने इनके दोनों को स्ट्रक्चर को देखा अच्छी तरह से। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, और ये बहुत से लोगों को एप्टीट्यूड रीजनिंग को यही मानते हैं कि एप्टीट्यूड रीजनिंग में ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपको सिर्फ इसको सही तरह समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, इन सभी की डेफिनेशंस में आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। ओके, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बट आज का लेक्चर को अच्छी तरह पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आता इसको आप दोबारा से
रिवाइंड करके दोबारा से सुनिएगा, आपको 100% करेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मेरी ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पे मुझे मेल करिए, या आपको ईमेल आईडी मेरे जो हमारे यूट्यूब जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। और बाकी की जो प्लेलिस्ट है, मैंने सभी लेक्चर्स के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, आपको मैंने डाल रखा। इवन मैंने लास्ट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर नंबर 1 के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं, आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो और पढ़ाई अच्छी तरह करिए, दिवाली आ रही है, पर दिवाली से पहले साथ साथ में पढ़ाई भी करिएगा। ये दिवाली तो है, साथ में आपका 2 वीक बाद उसका बाद आपका एग्जाम भी है, तो दोनों को फैक्टर को रखते हुए पढ़िए, जितना अच्छा पढ़ सकते हैं पढ़िए। लास्ट मोमेंट है, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, एकदम फ्रीली होकर एकदम अपनी पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।